बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री का ठग गिरोह, पुलिस ने किया बड़े ठग नेटवर्क का पर्दाफाश। 18 राज्यों में फैला था ठगों का महाजाल। 700 से अधिक प्रकरण में आरोपी संलिप्त। 6 महीनों में ठगों ने की 20 करोड़ की धोखाधड़ी। आयकर और जीएसटी चोरी का गोरख धंधा। 75 से अधिक क्रेडिट कार्ड, 1500 बैंक खातों से जुड़े तार। नकली दवाइयों को लेकर कमिश्नर के बाद एसपी का मामले पर संज्ञान। टास्क फोर्स को सौंपी जांच करने की जवाबदारी। आरोग्य मेडिकल से लिए गए थे दवाई के सैंपल। स्टॉक और विक्रय का मिलान करेगी पुलिस। एंटी रेबीज और स्नैक वैक्सीन उपलब्ध। सिविल सर्जन ने कहा, झाड़ फूक के चक्कर में न करें समय बर्बाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में है उपलब्धता। विलंब न करें, पीड़ित को तुरंत लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम से जुड़े मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री का भांडाफोड़ बालाघाट पुलिस ने किया है। ठगी का यह गिरोह शातिराना ढंग से जीएसटी, आयकर की चोरी कर रहा था और इसका नेटवर्क देश के 18 राज्यों में फैला हुआ है। बीते 6 महीनों में 20 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की गई तथा क्रेडिट कार्ड एवं बैंक खातों से रकम पार कर धोखाधड़ी कर ली गई। बालाघाट पुलिस मुख्य सरगना तक पहुंची और पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए एक बड़े नेटवर्क का राजफाश किया गया। कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने प्रेस वार्ता लेकर प्रकरण से जुड़े अहम खुलासे किए। ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का बड़ा नेटवर्क फैला हुआ था, जिसके मास्टरमाइंड कम उम्र के युवा रहे जो इंजीनियरिंग या फिर अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। साथ ही उन्हें ई कॉमर्स से जुड़ी सभी जानकारी थी। गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल पर इस नेटवर्क से जुड़ी जानकारी मिलने लगी और देश के 18 राज्यों में इस रैकेट के चलने का अंदेशा हुआ। यह गिरोह साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देता रहा, जिसके 700 से अधिक ऑपरेटर जुड़े रहे जो ओटीपी धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड से लूट, ई कॉमर्स, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी पते, कालाबाजारी कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग से यह पूरा रैकेट चला रही थी। अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 8 सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 70 से अधिक संदेही जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। वर्तमान में हमने जो एक फाइनेंशियल फ्रॉड रैकेट का जो खुलासा किया है, इसमें 3-4 तरह के अलग अलग जो मुख्य फ्रॉड हम लोगों को सामने आए हैं। ओटीपी फ्रॉड, जिसका आपको जानकारी है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जो ऑनलाइन ई शॉपिंग या ई कॉमर्स साइट पे जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड, और इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें भी इसमें संज्ञान में आई हैं। इसमें लगभग 700 से ऊपर जो इनके कम्प्लिसेस हैं या इनके सहयोगी हैं उनको चिन्हित किया गया है, और इसमें मुख्य जो 7-8 लोग हैं जो मुख्यतः इस पूरे नेटवर्क को रन कर रहे थे, उनको पकड़ने में मध्य प्रदेश पुलिस, आईबी और झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और हमारे अलावा 18 स्टेट की जो पुलिस लगी हुई है, उन्होंने इस रैकेट को बस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ाया और भोपाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में टीम रवाना की और आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली। 7 टीमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े हर तार को बारीकी से जांचती रही और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए। वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करोड़ों की धोखाधड़ी के इस मामले में बालाघाट से 1 करोड़ 30 लाख की ठगी एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही बालाघाट के मोबाइल दुकानदारों ने ऑनलाइन के जरिए इन मोबाइल को फर्जी पते बिना जांच पड़ताल किए खरीदा है। वार्ता के दौरान बताया गया कि 300 मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही 75 क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी किए जाने की जांच चल रही है।
इसके अलावा 30 ऐसे बैंक अकाउंट रहे जो सीधे आरोपियों से संबंधित थे। 1500 बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी की मंशा से संचालित किए जाने की सूचना पुलिस तक पहुंची है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें अन्य भी कुछ इस तरह के रैकेट्स या उससे भी सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि उससे भी तार जुड़े हुए हैं, तो वो भी कम से कम 3 या 4 बड़े बड़े रैकेट्स इस तरह से हमारे स्कैनर में हैं, जिन पर भी शीघ्र ही विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा या सेंट्रल की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा या मे बी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ही ये कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस का जो साइबर क्राइम का जो एक शाखा है उसमें भी उनके द्वारा पूरा इसमें गंभीरता से इनफैक्ट काफ़ी जो टेक्निकल सपोर्ट है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि पूरा इनका फाइनेंशियल ट्रेल एनालाइज करने में और इनके द्वारा जो भी इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड या अन्य OTP फ्रॉड किए गए हैं उसको ढूंढने में, उस नेटवर्क को ब्रेक करने में मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट की एक बहुत बड़ी योगदान है। बताया गया कि बालाघाट पुलिस को सूचना मिलने के बाद किसी गुमनाम से असली ठग तक पहुंचने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस नेटवर्क से जुड़े गिरफ्तार आरोपियों में हुकुम सिंह बिसेन बालाघाट, मनोज राणा बालाघाट, सुशांत अग्रवाल रांची झारखंड, प्रभात कुमार रांची, विकास उर्फ नितिन सिंह सरायकेला झारखंड, संजय महतो देवघर झारखंड, हरी चितुर आंध्र प्रदेश, श्रवण कुमार आंध्र प्रदेश, इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में पुलिस ने 300 से अधिक मोबाइल फोन, 10 लाख रुपये से अधिक नकद, 30 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए हैं। 75 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड को धोखाधड़ी किए जाने पर ट्रैक किया गया है। हार्ड डिस्क, लैपटॉप, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया है। ये इसमें एक हमारे पास सूचना आई थी जो अपना जो MHA है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका एक साइबर सेफ पोर्टल जिसकी शुरुआत हुई है, जिसमें कि बहुत सारी एजेंसीज से फाइनेंशियल डेटा और अन्य डेटा लिया जाता है और जिसको कोलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और प्रॉपर प्रोसेसिंग करके ये देखा जाता है कि कौन इस तरह के फ्रॉड्स कहाँ किस क्षेत्र में हो रहे हैं और किस जगह इनका जो डिलीवरी हो रही है या किस जगह इनका नेटवर्क स्ट्रांग होता जा रहा है, वो उसकी एक सूचना प्राप्त होती है। उसी तारतम्य में बालाघाट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने ASP भैया जो हैं SDOP साहब आदित्य मिश्रा जी और CSP कोतवाली हमारे कर्णिक श्रीवास्तव एडिशनल SP, इन सभी ने एक जॉइंट टीम बनाई और तत्काल उसमें जो कार्रवाई की। तो एडिशनल SP के जो नेतृत्व में उस टीम ने लगातार 2 दिन तक कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को खोदा है। इस जानकारी के बाद मिलने के बाद जो फेक नेम से असली आदमी तक पहुंचना, ये सबसे इसमें क्रूशल रहा, जिसमें हमारी इस टीम ने सफलता हासिल की है। प्रकरण के खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उप महानिरीक्षक बालाघाट एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक गौतम के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, SDOP बैहर, नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव के निर्देशन में 7 टीमों ने सराहनीय कार्य किया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए मोबाइल एवं नगद रुपयों की जब्ती की कार्यवाही में निरीक्षक MR रोमड़े, KL वरकड़े, दीपक चौहान, विकास यादव, अवनीश पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अमित भावसार, पंकज तिवारी, नरेश रावत, राजकुमार खीटक एवं कोतवाली साइबर स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने नेटवर्क के खुलासे के बाद आमजनों एवं बैंक खाताधारकों से सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान गोपनीय जानकारी फोन पर नहीं चाहता। ऐसे में सतर्क रहें और कुछ भी गलत होने का अंदेशा हो या फिर इस प्रकरण से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो पुलिस को सूचित किया जाए। 3 स्ट्रेटजी के सबसे पहला ये है कि अवेयरनेस, कि यदि आम आदमी में सभी में जागरूकता हो कि इस तरह का कोई फेक फाइनेंशियल डिटेल्स हमसे पूछ रहा है या हमारे बैंकिंग क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है तो उसे बताना नहीं है, क्योंकि बैंक कभी भी आपसे OTP या आपके अकाउंट डिटेल्स नहीं पूछता है। ये एक अवेयरनेस ड्राइव मीडिया के माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि अवेयरनेस ड्राइव सबसे पहला स्टेप है, जिससे कि वो फ्रॉड होगा ही नहीं। परंतु यदि कभी ऐसा हो भी जाता है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसमें हमारा सभी जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जो आपने देखा ये जॉइंट ऑपरेशन था, एक इंटर स्टेट ऑपरेशन था और सभी के सहयोग से, सभी के कोऑर्डिनेशन से ही सफलता मिली है। कोरोना काल में नकली दवाइयों की जांच के लिए गठित टास्क फोर्स अब आरोग्य मेडिकल में पहुंचकर फेविमैक्स के नकली होने की जांच करेगी। एक दिन पूर्व ही संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने जांच किए जाने और FIR दर्ज किए जाने की बात कही थी। वहीं अब पुलिस अधीक्षक ने टास्क फोर्स को आदेशित किया है कि नकली दवाई मामले पर गंभीरतापूर्वक जांच करे। हरियाणा के पंचकुला की रिथमका फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा निर्मित फेबीफ्लू के विकल्प के रूप में उपयोग की गई फेबीमैक्स की नकली होने तथा आरोग्य मेडिकल से इस दवा का विक्रय किए जाने की आशंका पर जिला औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे ने बीते दिनों सैंपल लिए थे, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है।
वहीं इस मामले में कमिश्नर बी चंद्रशेखर अपने दौरे के दौरान कह चुके हैं कि यह अपराध है और अगर मेडिकल स्टोर से नकली दवा का विक्रय हुआ है और प्रमाण में सिद्ध होता है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दवाइयों की मॉनिटरिंग करने के लिए गठित टास्क फोर्स को एक्टिव किया गया है तथा आदेशित किया गया है कि टास्क फोर्स फेविफ्लू दवाई के विक्रय के संबंध में स्टॉक का मिलान करे और यह पता करे कि कितनी संख्या में दवाइयां बालाघाट पहुंची है तथा विक्रय किया गया है। वहीं दूसरी ओर दवाइयों के सैंपल की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद दोष सिद्ध होने पर कार्यवाही की जाएगी। जो विशेषता जो 3-4 महीने पहले जब कोरोना का संक्रमण अत्यधिक बढ़ गया था तब एक टास्क फोर्स बनाया गया था जिसमें पुलिस तथा जो प्रशासन के तथा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। मैंने उनको निर्देशित किया है कि वो इस संबंध में जो हमारे पास जितनी भी ज़िले में ड्रग्स आ रही हैं, जो मेडिसिन हैं जो आ रही हैं, खासकर जो आपने बताया फेविफ्लू है, तो उसका स्टॉक एक बार वेरीफाई कराएंगे और उसमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। जैसा आपने मुद्दा भी ये बताया है तो इसमें जो पूरे स्टॉक की जांच होगी पिछले 3-4 महीने से जो भी स्टॉक आया है तो उसका हम लोग जैसे कि एंटीसीडेंट्स मतलब कि वो कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ उनका मैन्युफैक्चर हुआ, उसकी पूरी जांच कर लेंगे तो हमको इसका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या ये असली दवा है या ये अलग दवा है। तो ये हम पूरी जाँच करके और यदि कोई इसमें अनियमितता पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। श्वान के काटने पर कारगर एंटी रेबीज वैक्सीन तथा सर्पदंश पीड़ितों के लिए इंजेक्शन लगाना बेहद जरूरी है। कई लोगों की मृत्यु इलाज में देरी के कारण हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पताल में इंजेक्शन की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है। सिविल सर्जन ने चर्चा के दौरान इसे लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। अक्सर देखने में आता है कि शासकीय अस्पतालों में श्वान के काटने या फिर सर्पदंश से पीड़ितों को वैक्सीन नहीं मिल पाती और इलाज के अभाव में या फिर समय पर अस्पताल न पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इन दोनों ही प्रकरणों में मरीजों के परिजनों द्वारा अविलंब अस्पताल न लाकर झाड़ फूक, सर्पीबारी जैसे टूने टोटके अपनाए जाते हैं। जिले में एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सिविल सर्जन अजय जैन से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कुत्ते काटने का एंटी रेबीज वैक्सीन प्रचुर मात्रा में है, जिसकी कोई कमी नहीं है। संदिग्ध मरीज आते हैं तो उन्हें वैक्सीन उपलब्ध होती है। सिविल सर्जन ने कहा कि ऐसे मामलों में ध्यान रखें कि झाड़ू फूक में न फंसें, डॉक्टर से सलाह लें और इंजेक्शन लें, इससे सुरक्षा हो जाती है। कई बार देखने में आता है कि लोग झाड़ फूक कराते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, बाद में बीमारी के लक्षण आते हैं। ऐसे में परिस्थिति गंभीर हो जाती है। सर्पदंश के मामले में भी यही कुछ होता है। पहले झाड़ फूक कराते हैं, बाद में विलम्ब होता है। जहरीले सर्प ने काटा है तो समय कम होता है। ऐसे में पीड़ित को लेकर आने में देरी कर दी जाती है और फिर बाद में टीका कारगर नहीं होता। इसलिए उन्होंने समय पर उपचार एवं चिकित्सकों की सलाह लेकर इंजेक्शन लगाने की बात कही। देखिए, कुत्ते के काटने में जो एक इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटी रेबीज वैक्सीन हम इसे कहते हैं, वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसकी कोई कमी नहीं है। और जो भी संदिग्ध इस प्रकार के मरीज आते हैं उनको बराबर मिलता है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें और कोई भी झाड़ फूंक में ना फंसें। और कुत्ते ने काटा है तो उसको आके डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेना चाहिए और आवश्यक हो तो डॉक्टर अगर बताते हैं तो उनको इंजेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे सुरक्षा हो जाती है और ये सुरक्षा अपने लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार देखने में आया है कि लोग झाड़ फूंक करा लेते हैं और समय व्यतीत कर देते हैं और बाद में फिर उनको बीमारी के लक्षण आते हैं। तो फिर अगर एक बार लक्षण आ जाते हैं तो उसके बाद फिर कितना भी टीका लगाओ तो उसका कोई असर होता नहीं है। इसलिए समय रहते इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर, कभी कभी बीते समय में ऐसी भी स्थिति आई है कि जिला हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन की नहीं, मेरे ख्याल में पिछले 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि लगातार हमारे पास इंजेक्शन है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सर, इसी के साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में सांप काटने की भी घटनाएं ऐसे बढ़ती है, उसके लिए क्या व्यवस्था? मैं उसके लिए भी वही बात दोहराऊंगा कि सांप काटने के इंजेक्शन की व्यवस्था प्राइमरी जहाँ पे चिकित्सक होते हैं वो सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी की जाती है और हमारे जिला अस्पताल में भी उसकी व्यवस्था रहती है। मैं फिर लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि सर्पदंश के मामले में वे तत्काल अस्पताल आएँ और चिकित्सक से सलाह लाएँ। होता क्या है अक्सर कि लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, गुनिया के पास या झाड़ने वाले के पास चले जाते हैं और तब क्या हो जाता है कि विलम्ब हो जाता है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि सर्पदंश में अगर वास्तव में जहरीले सर्प ने काटा है तो समय बहुत कम होता है हमारे पास। और अगर ये लोग
किसी और कारण से ये विलम्ब करते हैं तो फिर ऐसी परिस्थितियों में सर्प का जहर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद फिर टीका कारगर नहीं होता। तो मेरी सबसे ये विनती रहेगी कि आप लोग सर्पदंश के मामले में तत्काल चिकित्सक से सलाह लें। नाबालिग बच्चियों के साथ ज्यादती की बढ़ती हुई घटनाओं पर जेडीयू के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी कि पीड़ित बच्चियों महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा उनके भरण पोषण तथा शिक्षा के लिए मदद की जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप चौधरी ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में उनके लिए आर्थिक रूप से मदद की जाए। उन्होंने बताया कि खैरलांजी बिरसा में जेडीयू ने भ्रमण किया है और पीड़ितों के साथ मुलाकात की है, जिसमें बच्चियों के दुख को जाना है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके क्षेत्र में बच्चियों पर हो रहे अत्याचार पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों की मदद करे। हम लोग मध्य प्रदेश शासन को नाबालिग बच्चियों के साथ जो ज्यादती और अपराध हो रहा है और ये दुष्कर्म मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य में नाबालिग बच्चियों के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आज हम 15 जून को पीड़ित बच्चियों के लिए जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से हम ज्ञापन देने जिला कलेक्टर के द्वारा यहाँ पहुँचे। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया नाबालिग बच्चियों के साथ में अपराध के मामले में। जिन बच्चियों के साथ में अपराध हुआ है मध्य प्रदेश शासन उसमें उनके भरण पोषण, पालन पोषण, उनका शिक्षा, इन सब की व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन ने करना चाहिए। जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान 15 जून को लांजी के सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब, लांजी एसडीएम रविंद्र परमार, लांजी के बीएमओ डॉक्टर प्रदीप गेडाम और अन्य अधिकारी मौजूद थे। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने सिविल अस्पताल लांजी के निरीक्षण के दौरान कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्था और कोविड वैक्सीन टीकाकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लांजी के सिविल अस्पताल में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और प्लांट को शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता लाने और अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने के निर्देश भी दिए। ये नई बिल्डिंग है और इसमें जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर है उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तक यहाँ 50 बेड्स थे ऑक्सीजन के, अब हम इसको बढ़ाकर 100 बेड करने की बात कर रहे हैं। सभी में गैस पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई बेड तक होगा और उसके साथ में ज़रूरी है कि लेबोरेटरी हो जिसमें सभी तरह की आवश्यक जाँचें हो जाए, एक्सरे हो जाए, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हो, नर्सिंग डॉक्टर स्टाफ पर्याप्त हो और ऐसा प्रयास हो कि बेहतर से बेहतर इलाज यहाँ मरीजों को मिले। उस दिशा में तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ तक बिल्डिंग की बात है तो बिल्डिंग में हमने देखा कि कुछ क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है, जो टाइल्स लगी हैं, जो पोटास्टोन लगा है वो ख़राब है और एक दो जगह पर शायद डैमेजेस भी हैं। मैंने कहा है कि ठेकेदार इसको तत्काल दुरुस्त करें और अगर वो नहीं करता है तो कार्रवाई। सर यहाँ पे जो डॉक्टर्स के बहुत सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं, डॉक्टर के इशू आते हैं। 2 ही डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल ही है, बहुत बड़ा वो देखा हमने। डॉक्टर सही कह रहे हैं, हम 2 डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। तो प्रयास हो रहे हैं राज्य स्तर पर भी डॉक्टर भेजे जाए, प्रयास करेंगे डॉक्टर्स, फिर उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, ये सभी की व्यवस्था, कुछ स्पेशलिस्ट। थैंक यू। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।